नमस्कार। भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट हो या देश के स्टेट के राज्य सरकारें हो या फिर देश का सर्वोच्च न्यायालय हो, क्या इनका देश के आधी आबादी जो कि आर्थिक तंगी से जूझ रही है, जिनका पैसा सहारा ग्रुप की तमाम कंपनियों के अंदर LUCC हो गया, जीवन ज्योति हो गया, कैमुना हो गया, ECL हो गया, PGF हो गया, शारदा चिट फंड हो गया, ऐसे कई तमाम फाइनेंशियल स्कैम करके कंपनियां बैठी हैं भारत में, जिसके प्रभाव से भारत की आधी आबादी से कुछ ज्यादा ही प्रभावित हैं। तो क्या इनका सिर्फ वोट लेने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य की सरकारें, रीजनल पार्टियां दरवाजे दरवाजे जा सकती हैं? इनके पीड़ा को कोई समझने वाला नहीं है कि किस आर्थिक तंगियों से वो गुजर रहे हैं। किसी का सैकड़ों, किसी का लाखों, किसी का करोड़ों ये कंपनियां लेकर के बैठ गई हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टियां बना के रखी हैं। उन प्रॉपर्टियों की बिक्री से इन निवेशकों का, कर्मचारियों का, एजेंट का कमीशन, वेतन, रिफंड नहीं किया जा रहा है। तो क्या इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है? तो जिम्मेवारी किसकी है इनके पीड़ा को जड़ से समाप्त करने के लिए? लाइसेंस आप लोग जारी करते हैं, पूरे देश में बिजनेस होता है, उत्तरदायी फिर कौन होगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हम लोग इस वीडियो में थोड़ा आगे चल करके बातें करेंगे। आपके समक्ष मैं कुछ महत्वपूर्ण पहलू रखूंगा। शुक्रवार को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि जितेंद्र प्रसाद वर्मा, जिनको कि हाई कोर्ट ने उनका बेल निरस्त करते हुए उनको सेशन कोर्ट कलकत्ता के सामने सरेंडर करने के लिए कहा था, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्पेशल लिव पिटीशन लगाने में कामयाब हुए हैं ED के अगेंस्ट में। उस समय मैंने कहा था आपसे कि पैसा और पावर बोलता है, और वो साबित हुआ। हमने अनुमान लगाया था कि नेक्स्ट वीक में इस केस की हियरिंग होगी। सैटरडे संडे सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़्यादातर काम नहीं होते हैं, छुट्टी रहती है। लेकिन 1 अगस्त शनिवार के दिन JP वर्मा केस को लिस्टिंग कर दिया जाता है। हालांकि अभी किस बेंच के सामने, किस किस जज के सामने ये केस सुना जाएगा ये नहीं आया है, लेकिन टेंटेटिव लिस्टिंग 7 अगस्त 2026 का डेट लिस्ट कर दिया गया है। मामला क्या है? सीधा सा कि जो कलकत्ता हाई कोर्ट का ऑर्डर है उस पर स्टे सुप्रीम कोर्ट से लिया जाए। केस लिस्ट हो गया है। क्या सहारा का कोई ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम उनकी तरफ से कभी निवेशक के लिए, एजेंट के लिए, कर्मचारी के लिए इतना त्वरित केस लिस्ट कराते हुए देखा है आपने? और वहीं पूरे देश के अंदर कई ऐसे NGO हैं, संगठन हैं जो कि अपने अपने ढंग से देश के अंदर इस अगस्त माह में देश के करोड़ों निवेशकों को उनके हक का पैसा जो उन्होंने सहारा ग्रुप या अन्य कंपनियों में निवेश किया है उनका दिलाने के लिए देश के अंदर आंदोलन करने जा रही हैं। आप सभी संगठन, NGO जो पूरे देश के अंदर इन्वेस्टर्स के लिए आवाजें वर्षों से उठा रही हैं, उन सभी को शुभकामनाएं। आप सभी संगठन को अगस्त क्रांति के लिए बहुत बहुत बधाई हो। साथियों, अब बहुत गंभीर मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले तो पिनाक पानी मोहंती केस, जिसके माध्यम से सरकार जुड़ी है देश के करोड़ों सोसाइटीज के सहारा के मेंबर्स को पैसा देने के लिए। सरकार के जो पेमेंट के आंकड़े हैं, इन्वेस्टर्स के जो आंकड़े हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट में 12 सितंबर को कुछ और रखा गया था और संसद के पटल पर फरवरी माह में कुछ और रखा गया था। हालांकि इसको मैं पहले भी उठा चुका हूँ। ये एक मानवीय भूल भी हो सकती है, लेकिन इसको सुधारा क्यों नहीं गया एक स्पेशल हियरिंग करा के? ये जरूरी था। आपको याद होगा 12 सितंबर 2025 को जब देश के सामने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आंकड़ा रखा गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि लगभग 5 करोड़ 43 लाख, अब यही मानवीय भूल हो सकता है। और इसका कारण है संसद के पटल पर अगला आंकड़ा जो सहकारिता मंत्रालय ने रखा है उसका ही रेफरेंस देते हुए मैं कहूँगा। तो इसमें स्पष्ट है, कोर्ट के सामने 12 सितंबर को 5 करोड़ 43 लाख निवेशकों की पहचान की जा चुकी है। इन सभी इन्वेस्टर्स का क्लेम अमाउंट 1,13,504 करोड़ रुपए से कुछ अधिक ही है। और जो रिफंड की पॉलिसी है गवर्नमेंट की इस समय, वो 50,000 रुपये मैक्सिमम है। और उसी आधार पर 5 करोड़ 43 लाख इन्वेस्टर्स के बीच में से 26,25,090 जेन्युइन इन्वेस्टर्स को 5,053 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं, जिनका की क्लेम 6,163 करोड़ 55 लाख रुपए का है। यानी कि पूरा क्लेम अमाउंट इन 26,25,090 जेन्युइन इन्वेस्टर्स को नहीं दिया जा सका है। और आगे जो आंकड़े रखे गए हैं उसमें कहा गया है कि इस समय 13,34,994 अन्य इन्वेस्टर्स के जो पोर्टल पर दावे हैं उनका जांच सर्टिफाइड किया जा रहा है।
और उनके ड्यू डिलिजेंस की प्रक्रिया में है। इन निवेशकों का कुल क्लेम लगभग 7,850 करोड़ रुपए बताया गया है और दिसंबर 2026 तक लगभग 32 लाख और इन्वेस्टर्स पोर्टल पर अपना क्लेम अपलोड कर सकते हैं। अब वहीं जो फरवरी माह में सदन के अंदर जो जवाब दिया गया था, उस आंकड़े के मुताबिक आप देखिए कि उसमें क्या कहा गया है। जो इन्वेस्टर्स की संख्या बताई गई है वो है 1,43,75,313 और जो अमाउंट क्लेम किए गए हैं वो है 97,412 करोड़ रुपए, जिनमें से कि 39,46,550 इन्वेस्टर्स के पैसे रिलीज किए जा चुके हैं, जिनका आंकड़ा दिया गया है 8,429 करोड़ रुपए। तो आप देखिए इसमें कितनी भिन्नता है। पहले वाले में जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आंकड़ा दिया गया था तो उसमें 5,43,00,000 इन्वेस्टर्स 1,13,000 करोड़ से ऊपर का क्लेम गया है और इसमें 1,43,00,000 के ऊपर मेंबर का आंकड़ा दिया गया है और क्लेम अमाउंट भी घट के 97,000 करोड़ के थोड़ा ऊपर आ गया है। तो ये एक अगर मानवीय भूल है तो इसको सुधारना चाहिए था पहले ही। ये गलत आंकड़े इतने लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं सहारा के उन सभी पॉलिसी के बारे में, जिनमें कि सबसे महत्वपूर्ण आपको याद होगा, ऑब्सोल्यूट फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर के माध्यम से पैसा तो इकट्ठा कर दिया, मामला कोर्ट में चला गया कि इलीगल तरीके से इन्होंने धन इकट्ठा किया। जब रियल इस्टेट हाउसिंग के बाद क्यूसॉप सोसाइटीज इन कंपनियों के नाम से बिजनेस करना शुरू कर दिया था, तो पहले तो रियल इस्टेट और हाउसिंग के इन्वेस्टर्स पर इन्होंने दो धारी तलवार लटका दिया। देश की रेगुलेटर एजेंसीज के सामने ये फैक्ट रख ही नहीं पाए, कन्वर्जन का ऐसा खेल खेला कि मामला ब्लैक मनी से जुड़ गया। वो ये आंकड़े रख ही नहीं पाए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये साबित कर ही नहीं पाए। वो डेटा तब भी इन्होंने नहीं दिया कोर्ट के समक्ष कि हाँ ये इन्वेस्टर्स का ही पैसा है, वो आंकड़ा ये रख ही नहीं पाए। और जो पैसा इनको जमा करना है सेबी सहारा खाते में, जो कि जेन्युइन इन्वेस्टर्स रियल इस्टेट और हाउसिंग के थे, जिनको कहा गया कि आप सेबी ऑफिस पे जाइए, वहां क्लेम करके अपना पैसा लीजिए। सहारा को उस लायक भी नहीं समझा गया था उस समय, क्योंकि एक तय समय में इन्होंने पैसा वापस नहीं किया था, इसलिए सेबी के जरिए पैसा फिर वो वापस होना शुरू हुआ। तो 2 से 3 करोड़ इन्वेस्टर्स के बीच का आंकड़ा 1 करोड़ के अंदर सिमट के रह गया। बाकी ब्लैक मनी के रूप में सेबी सहारा फंड में वो पैसा जमा था। कई आंकड़े मैं रखूंगा आपके सामने, बने रहिएगा वीडियो में साथ में। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, बाकी ये बात कन्हई साहब भी अपने एक वीडियो में चर्चा किए थे 2025 में कि सेबी सुप्रीम कोर्ट सहारा के उस फंड को ब्लैक मनी मानती है और सहारा अपने इन्वेस्टर्स को जेन्युइन साबित करने में लगी है ताकि वो ब्लैक मनी फिर से वो अपने पास ला सके। ये सत्य है, ये कड़वा सत्य है कि वो जेन्युइन इन्वेस्टर्स सहारा नहीं दे पाई, ब्लैक मनी के रूप में वो फंड है। ऑब्सोल्यूट फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर से आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम 2018-19 में, जब 5 साल 6 साल बीत चुके हैं, क्यूसॉप का मैच्योरिटी होने लगा, सोसाइटीज के मेंबर्स का भी मैच्योरिटी होने लगा। तो उस समय ऑब्सोल्यूट फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर का प्लान कन्वर्जन उस तरीके से किया गया था और इस समय आकर के एक नया बॉन्ड नई पॉलिसी में इन्वेस्ट करा करके, जैसे आपने 10,000 रुपए जमा किया है और उसको 2 गुना करना था 6 साल 7 साल में, तो यानी कि लगभग वो अमाउंट 20,000 हो गया। यानी कि अब एक नई पॉलिसी बॉन्ड 10,000 रुपए का आपको दिया गया। कन्वर्जन हुआ, बेहतर तरीके से हुआ, बहुत चालाकी से हुआ। मूलधन को अलग किया गया, ब्याज को अलग किया गया, ब्याज को चालाकी से ज्वाइनिंग पॉइंट के रूप में इन्वेस्टर्स को दे दिया गया और वो बॉन्ड अगर आपका 10,000 ब्याज है तो उस पे 100 स्पेशल पॉइंट अंकित कर दिया गया और उसको कह दिया गया कि उसमें 00 यानी 100 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ये सहारा का अपना रूल है, ये ध्यान रखिएगा। ये किसी से भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ऐसे रूल इनको लिखित रूप में नहीं दिए हैं। अब सोचिए कि पहले क्या किया गया था 8 से 12 के बीच में और फिर 18-19 में क्या किया गया। पूरा का पूरा 2011-12 से जिन्होंने सहारा पर भरोसा करके री इन्वेस्ट किया है उनका 1 रुपए ब्याज भी नहीं मिला है, जबकि उनका पूरा पैसा 2011-12 से लेकर के 2026 के बीच में सहारा के पास विभिन्न प्लानों में पड़ा हुआ है। 1 रुपए ब्याज नहीं मिला और जो चतुर थे या जिनकी आवश्यकता
बहुत ज़रूरी थी उस समय। उनका मैच्योरिटी हुआ, थोड़े बहुत इन्वेस्ट किए होंगे बाद में उन्होंने, लेकिन अपना मैच्योर अमाउंट ले लिया है। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग इनके झांसे में 11-12 के दौर में फंसे, 18-19 के दौर में भी फंसे। क्यूसाप का कन्वर्जन हुआ मैच्योर होने के बाद, सोसाइटीज के भी कन्वर्जन हुए, सिर्फ स्पेशल ज्वाइनिंग पॉइंट के बांड के रूप में इस्तेमाल किया गया। सोचिए आप कि मूलधन भी लगभग 14-15 सालों से लोगों का फंसा है। अब हम आते हैं जहां शुरुआत की थी हमने वीडियो में, सरकार और सुप्रीम कोर्ट से, उस मैटर पर आते हैं हम। देश का सर्वोच्च न्यायालय चाहता क्या था और बीच के समय में क्या चाहता था, अब क्या चाहता है, कैसे एविडेंस उसको चाहिए। सरकार क्या चाहता था जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, अब एनडीए की गवर्नमेंट है, क्योंकि इनके भी पास सारे एविडेंस के साथ फैक्ट आ चुके हैं। मेरा सवाल सुप्रीम कोर्ट से और सरकार से सीधा है कि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनली जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं जिनसे आपने जांच कराया 2008 से अब तक, या उसके पहले 1998 से 2008 के बीच में, वो एजेंसियां कौन कौन हैं? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई हो गया, सीआईडी हो गया, एसएफआईओ हो गया, और अपने आप में स्वयं, चाहे वो आरबीआई हो, सेबी हो, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हो, अपने लेवल से इन लोगों ने भी जांच किया है। तो जवाब दे सुप्रीम कोर्ट और सरकार भी कि बचा क्या है। इन सभी जांच एजेंसियों को आपने चिन्हित किया कि आप जांच करिए, इन्होंने जांच किया, जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पटल पर रखा गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वीकार किया। किस लिए 15 सालों से इस केस को खींचा जा रहा है। तब रियल एस्टेट और हाउसिंग का इलीगल ट्रांजैक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग जैसा इन्वेस्टिगेशन हुआ था। 2010 से 11 से ये केस चला रहा है, जब 2G स्पेक्ट्रम का मैंने आपको उदाहरण दिया था पहले। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के असिस्टेंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह का मैंने जिक्र किया था उस समय कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता था उस समय सहारा प्राइम सिटी, सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन के ऊपर, और इनके डायरेक्टर्स को समन जारी किया गया था इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के राजेश्वर सिंह जी के तरफ से, और ये सारे रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पटल पर मौजूद थे। और सुप्रीम कोर्ट ने 10 मार्च 2011 में ये आदेश दिया था कि ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, ये स्वतंत्र हैं, इन पर हम जांच से रोक नहीं लगा सकते। इनके जांच में सभी कंपनियां सहयोग करें। और फिर सहयोग ना करने की वजह से ही सहारा ग्रुप के अगेंस्ट में राजेश्वर सिंह जी सुप्रीम कोर्ट गए थे 6 मई 2011 को, जिसमें मार्च में दिया गया आर्डर का रेफरेंस कोर्ट ने स्वयं रखा था। उसके बाद डिवेंचर का जजमेंट। तो सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को क्या चाहिए? यही हैं कुछ देश की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां जिनके रिपोर्ट पर, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक्ट हैं, उसको सबसे बड़ा इम्प्लीमेंट करने का स्थान सुप्रीम कोर्ट है। सेबी के जो 1956 के एक्ट हैं, उसी दायरे में रहते हुए सभी ने फैसले सुना दिए हैं 2012-14। तो एक ही चीज को 15 साल से क्यों खींचा जा रहा है? इसके अलावा कोई जांच एजेंसी नहीं है। इनका रिपोर्ट आपके समक्ष है, उसके ऊपर आपने आर्डर, जजमेंट सब दे दिया है। तो क्यों इतने लंबे समय तक इस केस को खींचा जा रहा है? नए नए केस को सेबी सहारा केस के साथ टैग करके और लंबा किया जा रहा है। अभी 24 जुलाई को जो सुनवाई हुआ, जिसमें कि कर्मचारियों की बात की गई, उसके लिए कमेटी गठन की बात सामने आई। हालांकि आर्डर की कॉपी अपलोड नहीं हुई है, जो अंडर डिस्कशन हुआ है, और जो अन्य पिटिशनर्स की तरफ से वहाँ एडवोकेट मौजूद थे, उनके तरफ से ये बातें स्पष्ट की गई कि वहाँ 70,000 कर्मचारियों के बारे में भी चर्चा हुई है, जबकि सहारा ने 16,286 और 9,000 सोसाइटीज के कर्मचारियों का सिर्फ जिक्र किया है। तो सहारा के आंकड़ों पर तो कतई भरोसा है ही नहीं। 2011 में रियल एस्टेट और हाउसिंग के इन्वेस्टर्स को फंसा दिया, और 2018-19 के ज्वाइनिंग पॉइंट के कारनामों से लोगों के मूलधन को अलग किया, ब्याज को अलग किया, और ब्याज को पूर्णतया फंसा दिया। तो इनके आंकड़ों पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। तब इन्होंने, सहारा ने 11-12 में अपने रियल एस्टेट और हाउसिंग का इन्वेस्टर्स का आंकड़ा कोर्ट के समक्ष नहीं रखा था, और आज ये सोसाइटीज के पूरे मेंबर्स का, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है इन 4 सोसाइटीज में, उनके आंकड़ों को सही साबित ये सीआरसीएस पोर्टल पर नहीं कर पाई है। और ये फैक्ट जांच एजेंसियों ने तय कर दी है, और इसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश पारित कर भी दिए हैं। लेकिन पता नहीं क्यों इन जांच एजेंसियों के फैक्ट एविडेंस रखने के बाद भी, और इस पर दिल्ली हाई कोर्ट सोसाइटीज के मामलों में और सुप्रीम कोर्ट
रियल एस्टेट और हाउसिंग के मामले में स्पष्ट आदेश देने के बाद भी कंटेम्प्ट पर कंटेम्प्ट सहारा ग्रुप करती जा रही है, लेकिन अपने इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के प्रूफ सहित प्रमाण के बाद ऑर्डर और जजमेंट देने के बाद भी करोड़ों निवेशक, लाखों कर्मचारियों के और एजेंट के हक के पैसों को सुप्रीम कोर्ट सरकार नहीं दिलवा पा रही है। क्यों? कहां से आपको प्रमाण अब कौन देगा ले जा करके? किसका इंतजार कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे देश के कुछ स्टेट गवर्नमेंट या फिर देश का कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट का सबसे बड़ा टेम्पल सुप्रीम कोर्ट, जहां कॉन्स्टिट्यूशन के सभी एक्ट की व्याख्या करते हुए ऑर्डर और जजमेंट दिए जाते हैं। किसका इंतजार कर रहे हैं आप लोग? अब सुप्रीम कोर्ट के पास, सेबी के पास प्रॉपर्टियां पड़ी हैं, लिस्टेड है। किसका इंतजार किया जा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के अंदर हेल्थ हो, एजुकेशन हो, बिजनेस पर्पज से हो, फैक्ट्री हो, मिल हो, अच्छे से देश के अंदर ट्रांसपोर्ट सुचारू रूप से और अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से चल सके, उसके लिए रोड का संचालन हो। तो जो इतना केयरफुल है सेंट्रल गवर्नमेंट देश के अंदर तमाम प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए, तो वो स्वयं क्यों नहीं ये अटैच कर लेती हैं सारी प्रॉपर्टियां कि काफ़ी डिस्प्यूटेड हैं और इसको स्वयं हम अटैच करेंगे, वहाँ पर हेल्थ से संबंधित एजुकेशन सिस्टम डेवलपमेंट करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बनाएंगे, फैक्ट्री मिल लगवाएंगे। हम किसी प्राइवेट कंपनी को, जैसे सहारा ग्रुप को सहारा शहर दिया गया था, तो ऐसे कंपनियों को कुछ ना दे करके हम स्वयं से ग्रीन बेल्ट बनाएंगे, आवासीय फ्लैट बनाएंगे, लोगों को देंगे। तो वो स्वयं से इन प्रॉपर्टियों को अटैच करके क्यों नहीं इन सभी स्कीमों में डेवलपमेंट करती हैं? लेकिन यहाँ तो कपिल सिब्बल जी की बात सुनी जाएगी, जिन्होंने कहा है कि इसको हम एक टोकरी नुमा, गुच्छे नुमा के स्वरूप में बिक्री करना चाहते हैं कि कोई एक ले ले इसको। सिब्बल जी रोड पर राहुल गांधी जी के साथ अडानी का विरोध करते नजर आते हैं और उसी अडानी जी को ये पूरा प्रॉपर्टीज गुच्छों में मिल जाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर आवाज़ बुलंद भी करते हैं। ये मेरा पॉलिटिक्स से संबंधित चैनल नहीं है, इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ये मेरा प्योर और प्योर जिनके साथ फाइनेंशियल स्कैम हुआ है उनके लिए इस चैनल के माध्यम से मैं आवाज़ें रखता हूँ। हर एंगल से एनालिसिस करके स्पष्टीकरण मैं देता हूँ। लेकिन कपिल सिब्बल का दो स्वरूप है कि नहीं? पिनाक पानी मोहंती केस नहीं सुना जा रहा है। 31 अगस्त 2026 का अगला डेट लिस्टिंग है, उसको कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उसको बढ़ा करके 2 महीने और आगे ले जाया जाए, क्योंकि सेबी सहारा जो फंड है उसमें से 10,000 करोड़ रुपए अभी रिलीज हुए हैं। जो आंकड़े सुप्रीम कोर्ट में 12 सितंबर को दिए गए थे उसमें 24,000 से 25,000 करोड़ के बीच में वो अमाउंट है, जिसमें कि 15,000 करोड़ के नियर अबाउट जमा किया गया था रियल एस्टेट और हाउसिंग के मामले में, और फिर 2200 करोड़ रुपए सोसाइटीज सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव के मामले में जमा किया गया था, जो कि इंटरेस्ट सहित 24 से 25,000 करोड़ रुपए हो चला था। ये आंकड़ा 12 सितंबर की सुनवाई में सरकार की तरफ से रखा गया है, उसमें से 10,000 करोड़ रुपए रिलीज हुए हैं। तो 15,000 करोड़ के आसपास में तो यूं ही पड़े हैं अभी उस खाते में, और 2023, 24, 25, 26 उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्याज भी बढ़ा होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि 2023-24 में पैसा नहीं बटने की वजह से जो 5,000 करोड़ रुपए रिलीज किया गया था सेबी सहारा फंड से सेंट्रल ऑफ रजिस्ट्रार के पास, उसमें 600 करोड़ के आसपास ब्याज बना था। यानी 5,600 कुछ करोड़ रुपए वो अमाउंट तैयार हो गया था इन्वेस्टर्स को देने के लिए। तो जो 15,000 करोड़ रुपए विथ कुछ वर्ष का और ब्याज, अब उसका स्पष्टीकरण कोर्ट के सामने या संसद के पटल पर जब सरकार करेगी तब ये स्पष्ट अमाउंट सामने आएगा। तो इन अमाउंट का इस्तेमाल सरकार वोट के लिए ही करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनको सिर्फ वोट चाहिए, इनको सत्ता से मतलब है। इनका 100 नहीं 1000% प्रेफरेंस देश की सत्ता में बने रहना है। वहीं स्टेट गवर्नमेंट में जो स्टेट लेवल की बड़ी पार्टियां हैं उनका भी मोटिव सेट है, किसी भी कीमत पर उनको वोट चाहिए और स्टेट लेवल पर उनको सत्ता में बने रहना है। तो जो पैसा सेबी सहारा खाते में पड़ा हुआ है 15,000 करोड़ प्लस इंटरेस्ट जो भी बना हो, उसका इस्तेमाल अगले वर्ष फरवरी मार्च में 5 राज्यों में चुनाव होगा, नवंबर दिसंबर में 2 राज्यों में चुनाव होगा। जिन 5 राज्यों में चुनाव होना है उसमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, पंजाब है, उत्तराखंड है, गोवा है, मणिपुर है। ये फरवरी मार्च में चुनाव होने वाले राज्य हैं।
और 31 दिसंबर 2026 तक का डेट इन निवेशकों को पेमेंट करने के लिए मांगा गया है सरकार की तरफ से, और कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया था। नवंबर दिसंबर में क्रमशः जो चुनाव होने वाले हैं, हिमाचल प्रदेश है, फिर दिसंबर में गुजरात में, जब उनको वोट लेना होगा तब वो कुछ भी कर सकते हैं, वो भी वादों के फेहरिस्ट के लिस्ट में। चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।